हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल जीके गुरु क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 जो होने जा रही है अगस्त के महीने में। तो उसमें जो क्लास 6 से लेकर के 8 तक के सामाजिक विज्ञान का जो पहला इतिहास का जो पहला टॉपिक है, इतिहास लेखन के स्रोत, तो उससे रिलेटेड मैं कुछ आप लोग के सामने एमसीक्यू लेकर के आया हूँ, बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो हम लोग उसको एक-एक करके देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे, एक्स्ट्रा जानकारी होगी, वो आपको दी जाएगी। तो कृपया करके आप लोग ध्यान से एक-एक करके क्वेश्चंस को सब देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों यानी इंस्क्रिप्शन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हमारे पास ऑप्शन है, ए मुद्रा शास्त्र, बी पुरालेखा शास्त्र, सी पुरातत्व या डी सामाजिक विज्ञान। तो इसका सही उत्तर है पुरालेख शास्त्र, जिसको इंग्लिश में एपिग्राफी भी कहते हैं। तो अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी यानी पुरालेखा शास्त्र कहते हैं। ठीक है। अब इससे जुड़े हुए कुछ जानकारी हम लोग देख लेते हैं। जैसे पत्थरों हो गए, पुरालेख शास्त्र किसमें किसमें लगे जाते हैं? पत्थरों हो गए, स्तंभों हो गए, स्तंभों, धातु मेटल्स जो बोलते हैं धातु वगैरह, या मिट्टी के बर्तन हम लोग ले लेते हैं, मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन जो खुदे हुए जो लेख होते हैं, खुदे हुए लेख जो होते हैं, उसी के अध्ययन को हम लोग पुरालेख शास्त्र कहते हैं। इतिहास को जानने का सबसे प्रमाणिक स्रोत है। इतिहास को जानने का ये सबसे प्रमाणिक स्रोत है, ये पुरालेख शास्त्र। तो आप लोग को इस प्रश्न का देखना है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। और ये पत्थरों पे, स्तंभों पे बोल सकते हैं, धातुओं पे या मिट्टी के बर्तन पे जो खुदे हुए लेख होते हैं, उसी को हम लोग पुरालेख शास्त्र कहते हैं और ये इतिहास को जानने का सबसे प्रमाणिक स्रोत है। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए सबसे पुराने सिक्के कौन से हैं? प्राचीन भारतीय यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को जानने का सबसे पुराने सिक्के, सबसे ओल्डेस्ट कॉइन कौन से हैं? ऑप्शन है, ए दिनार, बी आहत सिक्के, सी निस्क या डी शतमान। इसका सही उत्तर है आहत सिक्के, जिसे इंग्लिश में हम लोग पंच मार्क्ड कॉइन भी कहते हैं। इसे भारत के सबसे पुराने सिक्के के मतलब श्रेणी में रखा जाता है। इस पर क्या होता है, जैसे ये कोई सिक्का है, इस पे किसी तरह का एक तरह का पंच बना करके, कुछ पंच कोई डिजाइन वगैरह होता होगा इसमें। इसमें कोई एक तरह से ठप्पा मारकर अलग अलग तरह के प्रतीक बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह के प्रतीक बनाए जाते हैं, कुछ ऐसा इमेज बनाया जाता है। और ये सिक्के मुख्य रूप से किसके होते थे? तो ये चांदी के सिक्के होते थे। इस पे अलग अलग तरह के प्रतीक चिन्ह होते थे, जिसका अलग अलग मूल्य होता होगा उस समय में। तो इन्हें ही सबसे प्राचीन सिक्के का दर्जा प्राप्त है। तो याद रखना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के सबसे पुराने सिक्के कौन से हैं? तो आहत सिक्के हैं, पंचमार्क्ड कॉइन है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रसिद्ध पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? एक पुस्तक है राजतरंगिणी, बहुत ही काफी चर्चित है। ये हमारे जो एग्जाम है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उस पे ये सवाल बहुत ही फेमस है, बार बार पूछा जाता है। तो इसको देखते हैं कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए कल्हन, बी बाणभट्ट, सी कौटिल्य या डी विशाखदत्त। तो इसका सही उत्तर अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसका सही उत्तर है कल्हन। राजतरंगिणी जो पुस्तक लिखी थी, वो कल्हन के द्वारा लिखी गई थी और ये 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 12वीं शताब्दी में ये पुस्तक लिखी गई थी। और ये संस्कृत की एक ही बहुत ही फेमस बुक है। संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया था। इस भाषा में संस्कृत ग्रंथ है ये संस्कृत ग्रंथ है। इसमें मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि इसमें मुख्य कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। तो इस प्रश्न से आप समझ सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये राजतरंगिणी जो पुस्तक ये कल्हन के द्वारा लिखी गई, ये आप जान गए। ये कौन से शताब्दी में लिखी गई थी? ये 12वीं शताब्दी में लिखी गई है और ये संस्कृत ग्रंथ है, संस्कृत की एक प्रमुख रचना है। और ये कश्मीर के इतिहास के बारे में इसमें कल्हन जी ने बताया है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, 4 जो है, सम्राट अशोक जो है, ये अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? सम्राट अशोक। आप जानते हैं कि हम लोग मौर्य साम्राज्य जब भी पढ़ते हैं
तो उसमें सम्राट अशोक का जिक्र हमेशा होता है। ये इससे रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम, बी जेम्स प्रिंसेप, सी मैक्स मुलर या डी विलियम जोन्स। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? सम्राट अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो सबसे पहले उसके अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। एक अंग्रेज था, इन्होंने ही इनके जो इंस्क्रिप्शन है अभिलेख को सबसे पहले इन्हें ही पढ़ने का ये श्रेय प्राप्त है। ठीक है, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी था। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था। और इसने 1837 ईस्वी में, कब इसने पढ़ा था? 1837, 1837 ईस्वी में सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को, जो ये जो अभिलेख है ये मुख्य रूप से हम कह सकते हैं, मुख्य रूप से इनको ब्राह्मी या ब्राह्मणी बोलते हैं, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में इन्होंने पढ़ने में सफलता पाई थी। तो मुख्य रूप से ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में सफलता पाई थी। तो हम लोग देख सकते हैं कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और जेम्स प्रिंसेप कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। इन्होंने 1837 में मुख्य रूप से ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही मुख्य प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र, इसको आज के डेट में हम लोग इंग्लिश मतलब इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो अर्थशास्त्र अभी के टाइम में तो हम लोग इस अर्थशास्त्र में हम लोग बेसिकली देश की जो जीडीपी वगैरह है, देश की जो अर्थ अभी के मतलब उसका कंडीशन क्या है वो पढ़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उस टाइम में इसमें कुछ और ही था। तो आपको इसमें बताना है इसकी रचना किसने की थी। ऑप्शन ए मेगास्थनीज, बी चाणक्य जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी पतंजलि। तो आपको बताना है कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर है कि चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य कहा जाता है, इन्होंने ही इस बुक की रचना की थी। चाणक्य का 3 नाम है। पहला तो आप जान गए चाणक्य, दूसरा है कौटिल्य और तीसरा नाम एक और नाम है जिसको विष्णुगुप्त कहते हैं। इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना चाणक्य के द्वारा की गई थी। इस किताब में जो मौर्यकालीन राजनीति, प्रशासन और अर्थव्यवस्था की जानकारी देने वाली पुस्तक है। की जानकारी देने वाली ये पुस्तक है। तो इस किताब में, इस अर्थशास्त्र में उस समय के जो मौर्यकालीन राजनीति होती थी, प्रशासन होते थे और अर्थव्यवस्था की जानकारी हमें इस किताब से मिलती थी। तो इसके रचयिता कौन है? तो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचयिता जो है चाणक्य है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए फाहियान, ऑप्शन बी ह्वेनसांग, ऑप्शन सी मेगास्थनीज और डी अल्बरोनी। तो बताना है आप लोग को इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका पुस्तक के जो लेखक हैं उन्हें मेगास्थनीज कहा जाता है। इन्होंने ही इस बुक की रचना की थी। और मेगास्थनीज जो थे, एक सेल्यूकस निकेटर एक था, सेल्यूकस निकेटर उसका राजदूत हुआ करता था। सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। कौन? ये मेगास्थनीज, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, दरबार में आया था। ठीक है, इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी है इंडिका। इसमें मौर्यकालीन समाज और प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन समाज और प्रशासन के बारे में जानकारी हमें मिलती है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेगास्थनीज कौन था? ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है इंडिका, उसमें मौर्यकालीन समाज और प्रशासन के बारे में जानकारी हमें मिलती है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 में।
तो हमारा प्रश्न नंबर जो 7 कहता है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी हर्षवर्धन, सी कनिष्क या डी समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर आप लोग को बताना है कि ह्वेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था। तो ह्वेनसांग जो है ऑप्शन बी हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। ठीक है, तो ह्वेनसांग, अब हम लोग थोड़ा ह्वेनसांग के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले कौन है? तो ह्वेनसांग ये भारत आया कब था? ये भारत 7वीं शताब्दी में आया था। 7वीं शताब्दी में आया था। उस समय हमारे भारत पर हर्षवर्धन का शासन चल रहा था। ठीक है, और ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक तरह से यहाँ यहाँ की जो सांस्कृतिक यहाँ का कल्चर को बारे में जानने के लिए आया था। इन्होंने एक यात्रा वृत्तांत भी लिखा है, एक किताब लिखा अपने ट्रैवल में कि इन्होंने यहाँ क्या-क्या देखा, क्या-क्या जानने को उनको मिला। एक यात्रा वृत्तांत इनके द्वारा लिखा हुआ, ये ह्वेनसांग के द्वारा। इस किताब का नाम है सी यू की। क्या कहते हैं? सी यू की। तो ये जो है ह्वेनसांग के द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है। ये 7वीं शताब्दी में भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। इन्होंने इस किताब में पूरा यहाँ की जो यहाँ उस समय जब बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार था, तो ये सब जानने के लिए ये आया था और इनके दरबार में ये रहा था कुछ समय तक। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 8 है। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये बहुत ही एक तरह से बोले बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप लोग को जानना चाहिए, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे पुराना वेद कौन सा है? आप लोग को ये तो पता होगा कि हमारे 4 वेद हैं और उसमें से चारों वेद के नाम हमने यहाँ लिखे हैं, जैसे कि ऑप्शन ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद या डी ऋग्वेद। इसमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसमें सबसे जो प्राचीन वेद है उसका नाम है ऑप्शन डी ऋग्वेद। ऋग्वेद हमारा सबसे ही प्राचीन वेद है। ठीक है, ये आप लोग जान गए कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें क्या लिखा हुआ है? देवताओं की स्तुति में जो मंत्र गाए जाते हैं, के स्तुति में देवता के स्तुति में गाए जाने वाले गाए जाने वाले मंत्र लिखे गए हैं, दिए गए हैं। ठीक है, ये शामिल है, इस किताब में लिखा गया है। और इसमें प्रारंभिक वैदिक काल के इतिहास का ये जो किताब है, ये प्रारंभिक जो वेद है, प्रारंभिक वैदिक काल को जानने का सबसे सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर आपको प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में जानना है तो आपको ऋग्वेद पढ़ना होगा और उसी में ये सब कुछ लिखा गया है। इसमें यहाँ बहुत अलग-अलग तरह के मंत्र लिखे गए हैं, है ना? इसमें टोटल कितने सूक्त हैं? इसमें अगर पूछा जाएगा तो बोलेंगे 1028 सूक्त हैं, जिसे ह्याइम्स बोलते हैं, है ना? तो इसमें टोटल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है। तो आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है ना? अब हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ है, इसे किस नाम से जानते हैं। जब भी बुद्ध धर्म का नाम आता है तो हम लोग महात्मा बुद्ध का नाम अक्सर याद रखते हैं, महात्मा बुद्ध, है ना? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो एक कपिल वस्तु में हुआ था। कपिल वस्तु में हुआ था। ये अभी कहाँ है? ये नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में है। नेपाल में है कपिलवस्तु, यही उनका जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। तो उन्हीं के बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि प्रमुख ग्रंथों को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आगम, ऑप्शन ऑप्शन बी त्रिपिटक, ऑप्शन सी उपनिषद और ऑप्शन डी आरण्यक। इसका सही उत्तर है त्रिपिटक, है ना? तो बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों को किस नाम से जानता है? तो त्रिपिटक। त्रिपिटक मतलब त्रि का मतलब ही होता है 3। क्या होता है? 3। अब वो त्रिपिटक कौन-कौन से हैं? तो पहला है मेरा सूत पिटक, दूसरा है मेरा विनय पिटक, विनय पिटक और तीसरा है मेरा अभिधम पिटक। इन्हीं तीनों रचना को मिला के एक मिनट गलत हो गया थोड़ा सा, अभिधम पिटक, इन तीनों किताब को मिलाकर ही त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, इन तीनों यही बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख ग्रंथों में शामिल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु में हुआ था, नेपाल में है। ठीक है, और इन्होंने फिर जो है 6 साल तक तपस्या की थी, ये भी जान लीजिए।
6 साल तक तपस्या जो की थी, ये हमारे जो बिहार का जो जगह है बोध गया, बोध गया, यहाँ इन्होंने 6 साल तक तपस्या की थी। इन्हें निर्वाण की प्राप्ति यहीं पर हुई थी। निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में ही हुई थी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 10 जैन धर्म के प्रारंभिक साहित्य को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है हमारे ए आगम, बी जातक, सी कल्पसूत्र या डी त्रिरत्न। तो जैन धर्म के प्रारंभिक साहित्य को क्या कहा जाता है? तो इसे आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ये जैन धर्म के प्रारंभिक साहित्य को आगम कहा जाता है, ये जान गए। ये किस भाषा में लिखा गया? इसका अगर भाषा पूछ दिया जाए तो जैन धर्म का ये जो है ये किस भाषा में लिखा गया? ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है, जिसे अर्धमागधी भी कहा जाता है। अर्धमागधी, अर्धमागधी भी कहा जाता है। ये आगम जो साहित्य है ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इसमें इस रचना जो भी ये रचना की गई है, इसमें क्या लिखा गया है? इसमें महावीर के द्वारा, महावीर वर्धमान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, महावीर जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे, तीर्थंकर थे। इनके द्वारा दिए गए उपदेश का संकलन है। इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं, उपदेश दिए गए हैं, उसी का ये संकलन है, उसी का ये संकलन है आगम। तो आपको ध्यान रखना है कि जैन धर्म के प्रारंभिक साहित्य को आगम कहा जाता है। ये प्राकृत भाषा में, जिसे अर्धमागधी कहते हैं। इसमें वर्धमान महावीर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनके द्वारा दिए गए उपदेश का पूरा एक कंपाइलेशन है, संकलन है ये। आज हम लोग थोड़ा जैन धर्म के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। जैन धर्म की अगर बात करें तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। कितने हुए? 24। टोटल 24 तीर्थंकर हुए। उसमें जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था? ऋषभदेव, है ना, ऋषभदेव। और इसमें जो आखिरी तीर्थंकर हैं, ये आप लोगों को, क्योंकि अक्सर पहला या आखिरी यही पूछता है, जो आखिरी तीर्थंकर थे इनका नाम था वर्धमान महावीर, या महावीर के भी नाम से आप लोग जान सकते हैं। लेकिन और ये तो इसमें क्या था, एक खास बात कि इस 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर को झारखंड के पारसनाथ में निर्वाण की प्राप्ति हुई। पारसनाथ निर्वाण की प्राप्ति हुई है, निर्वाण की प्राप्ति हुई है। ठीक है, और इस पारसनाथ का नाम जो है, ये जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, मिटा लेते हैं थोड़ा। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, जो धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका नाम था पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, इन्हीं के नाम पे इस पहाड़ का नाम पारसनाथ पड़ा है। तो ये एक तीर्थ स्थल है जैनियों का, जो झारखंड के गिरिडीह जिला के डुमरी में स्थित है। ये पारसनाथ, कभी अगर आप लोग गए होंगे तो आप वहाँ देखे होंगे कि यहाँ पर जैन धर्म से रिलेटेड काफी मंदिर है इस पर्वत के ऊपर। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन काफी है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी हरिसेन, सी रवि कीर्ति या डी कालिदास। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी हरिसेन ने, है ना। हरिसेन कौन थे? ये एक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में अगर लोग पढ़े होंगे तो उसमें समुद्रगुप्त का नाम आता है। ये भी एक बहुत ही महान शासक थे। तो समुद्रगुप्त के क्या थे? दरबारी कवि थे, दरबारी कवि, कोर्ट पोएट इंग्लिश में बोलते हैं। क्या कहते हैं? कोर्ट पोएट है, कोर्ट पोएट थे, दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त के दरबार में। इसमें इस किताब में प्रयाग प्रशस्ति में इन्होंने समुद्रगुप्त के इन्होंने जो भी युद्ध लड़कर जीते, जो विजय इन्होंने लड़े, जो उपलब्धियां हासिल की, उपलब्धियां इन्होंने हासिल की, उन सभी चीजों का वर्णन इस प्रयाग प्रशस्ति में है, जो हरिसेन के द्वारा रची गई है। तो आपको ध्यान रखना है। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 12 में, है ना। तहकीके हिंद, जिसे किताबुल हिंद के नाम से भी जाना जाता है, ये लेखक कौन है? ऑप्शन ए इब्न बतूता, बी महमूद गजनवी, सी अलबरूनी या डी अमीर खुसरो। तो आपको बताना है कि तहकीके हिंद के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर है कि तहकीके हिंद के जो लेखक है, इनका नाम है अलबरूनी। ठीक है, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तहकीके हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी है। अलबरूनी कौन थे? अलबरूनी एक तरह से वो, मतलब जो एक क्रूर शासक हम कहेंगे उसको, क्योंकि उसने भारत को
बहुत ज़्यादा मतलब परेशान किया, यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा धन-वन लूटा। उसका नाम था महमूद गजनवी, जिसने अनेकों बार भारत पर आक्रमण किया और यहाँ का जो गुजरात का जो मंदिर है सोमनाथ मंदिर, उसको लूटने का प्रयास किया। बहुत सारा यहाँ से धन दौलत लूट करके वो गजनी चला गया, जो अफगानिस्तान में है। तो मोहम्मद गजनवी जब 11वीं शताब्दी में भारत आया था, 11वीं शताब्दी में भारत आया था, तो अपने साथ अलबरूनी को भी लेकर के आया था, ठीक ना। इस तो इसी ने, अलबरूनी ने ही तहकीक हिंद किताब की रचना की है, ठीक है। और इसमें क्या उन्होंने क्या लिखा है, उसमें जो भारतीय समाज के बारे में लिखा है, भारतीय समाज के बारे में लिखा है, उसमें विज्ञान के बारे में लिखा है, अपनी रचना में विज्ञान के बारे में, यहाँ की संस्कृति के बारे में इस किताब में पूरा वर्णन किया है। बस यही है कि तहकीक हिंद के लेखक कौन है, तो अलबरूनी है। ये महमूद गजनवी जो एक रूलर था, जो गजनी से आया था, जो अफगानिस्तान में पड़ता है, 11वीं शताब्दी में आया था। और अलबरूनी ने इस किताब में भारतीय समाज के बारे में, विज्ञान के बारे में, संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इतना काफी है। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, मोरक्को। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? सबसे पहले मैं बता दूं ये मोरक्को है कहाँ। मोरक्को एक कंट्री का नाम है, ठीक है, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका के नॉर्थ साइड में पड़ता है, ऊपर में, ऊपर के हिस्से में पड़ता है मोरक्को। वहां का एक यात्री था इब्न बतूता। ये किसके शासन काल में भारत आया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, या डी बलबन। आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। तो मोरक्को जो आया था, इब्न मोरक्को एक्चुअली सॉरी मोरक्को का जो प्रसिद्ध इब्न बतूता जो था, वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था, ठीक है, याद रहेगा। मोहम्मद तुगलक के शासन काल में भारत आया था। ये 1333 ईस्वी में भारत आया था। 1333 ईस्वी में भारत आया था। उस समय भारत पर मोहम्मद बिन तुगलक का ही रूल चल रहा था। यही यही उस समय राज कर रहे थे। इन्होंने भी एक यात्रा वृतांत लिखा है। अपनी यात्रा जो भी उस समय जो यात्री हुआ करते थे, वो जो भी यात्रा करते थे, तो वो एक तरह से लिखा करते थे। वो कहाँ गए, क्या-क्या देखा, क्या-क्या उन्होंने अनुभव किया। जैसे मैंने आपको बताया तो ह्वेन-सांग भी जब हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था, तो उन्होंने भी अपनी एक यात्रा वृत्तांत लिखी थी, जिसका नाम सी यू की था। उस समय की जो भारतीय समाज की भी जो यहाँ की कला संस्कृति के बारे में लिखा। उसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में इब्न बतूता जब आया था, इन्होंने भी एक यात्रा वृत्तांत लिखा, जिसका नाम रेहला था। क्या था? रेहला। इन्होंने भी अपने पुस्तक में उन्हीं सब चीजों के बारे में वर्णन किया है, पूरा अपना डिटेल इसमें दिया है, ठीक है। क्या देखा, क्या फील किया वगैरह, जो आप समझ सकते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। मुद्रा राक्षस नामक नाटक की रचना किसने की थी? मुद्रा राक्षस नामक नाटक की रचना किसने की थी? ए विशाख दत्त, बी शूद्रक, सी भास, या डी अश्वघोष। तो आपको बताना इसका सही उत्तर क्या है। तो मुद्रा राक्षस नामक नाटक की रचना जो की थी, वो किसने की थी? विशाख दत्त ने की थी। ऑप्शन ए विशाख दत्त ने की थी, ठीक है। इन्होंने ही इस बुक की रचना की थी। और इस बुक में क्या दिया गया, तो आप जानते हैं मौर्य डायनेस्टी के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया। मौर्य राजवंश के बारे में, मौर्य राजवंश के बारे में, इसके जो सबसे महान रूलर थे, महान एक प्रतापी शासक बोल सकते हैं, उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप लोग पहले पढ़े होंगे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, कौन थे इनके गुरु? इनके गुरु का नाम था कौटिल्य, जिन्हें हम लोग विष्णुगुप्त कहते हैं, चाणक्य, चाणक्य के भी नाम से जानते हैं, चाणक्य, ठीक है, चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य के द्वारा जो नंद वंश के पतन के बारे में जानकारी मिलती है, नंद वंश के पतन के बारे में इस किताब में लिखा गया है, मुद्रा राक्षस में, जो विशाख दत्त के द्वारा रचा गया है, ठीक है। तो नंद वंश का पतन कैसे हुआ, इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने और कौटिल्य ने मिलकर अपनी बुद्धि और पराक्रम के बल पर नंद वंश को हराया और मौर्य राजवंश की नींव डाली। इस बुक में वो सब कुछ लिखा हुआ है, और ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा है। इस किताब का नाम है मुद्रा राक्षस। अब हम नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संगम साहित्य, संगम लिटरेचर मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र के इतिहास की जानकारी देता है? तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उत्तर भारत, बी पूर्वी भारत, सी दक्षिण भारत, या डी पश्चिमी भारत। तो इसका सही उत्तर क्या है? इस संगम साहित्य भारत के किस क्षेत्र के इतिहास की जानकारी देता है? ये दक्षिण भारत के इतिहास की जानकारी हमें देता है ना। संगम साहित्य के बारे में चलो थोड़ा देख लेते हैं कि संगम साहित्य, ये अगर पूछा जाए कि किस भाषा में इसकी रचना हुई है,
तो आपको याद रखना ये तमिल भाषा में इसकी रचना हुई, क्योंकि साउथ का ज़्यादातर बात रहा तो तमिल तेलुगु का ही ज़िक्र होगा, ठीक है। संगम साहित्य जो है वो दक्षिण भारत से संबंधित है, और ये साहित्य जो है तमिल भाषा में है, ठीक है। जिसे एक तरह से बोल सकते हैं। अब इस संगम साहित्य में कौन-कौन राजवंशों के बारे में, मतलब कौन-कौन राजवंश हैं, इसमें हम लोग मुख्यतः 3 राजवंश के बारे में इसका ज़िक्र होता है। पहला है चोल, दूसरा है चेर तथा पांड्य। पांड्य डायनेस्टी, ये पांड्य राजवंश के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो चोल, चेर तथा पांड्य, इन्हीं 3 राजवंश का ज़िक्र है संगम साहित्य में, जो दक्षिण भारत से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, हर्षचरित की रचना किसके द्वारा की गई थी? एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है हर्षचरित, की रचना किसके द्वारा की गई थी? आपको बताना है कि इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। ए हर्षवर्धन, बी बाणभट्ट, सी कलहन या डी भवभूति। तो हर्षचरित की रचना जो थी वो बाणभट्ट के द्वारा, यानी ऑप्शन बी बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। और बाणभट्ट कौन थे? बाणभट्ट जो थे सम्राट हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन का मैंने थोड़ा बहुत पहले भी बताया। सम्राट हर्षवर्धन इनके दरबारी कवि थे। ये कौन थे? दरबारी कवि थे। दरबारी कवि थे। सम्राट हर्षवर्धन के पुष्यभूति डायनेस्टी शायद है। तो सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन थे। और इन्होंने हर्षचरित में हर्ष के जीवन के बारे में पूरा वर्णन किया, हर्ष के जीवन के बारे में, और उस समय की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, ऐतिहासिक घटना जो भी हुई थी, इसके बारे में जिक्र जानकारी हमें मिलती है हर्षचरित से। तो आपको याद रखना है कि हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। ये सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, और इस किताब में इन्होंने उनके जीवन के बारे में, उस समय की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में वर्णन किया है। तो ये इतना काफी है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाथी गुम्फा अभिलेख यानी हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शंस का संबंध किस शासक से है ना? कौन से रूलर से है? ऑप्शन ए गौतमीपुत्र सतकर्णी, बी खारवेल, सी रुद्रदामन या डी अशोक, ठीक है। तो आपको सही उत्तर बताना है कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी खारवेल। हाँ, खारवेल जो थे ये कहाँ के रूलर थे? ओडिशा के थे। अभी तो उसका नाम ओडिशा हो गया। ओडिशा, उड़ीसा हिंदी में उड़ीसा ही कहते हैं, ओडिशा, तो ओडिशा जो बोलना है ना। तो वहाँ के ये रूलर थे। खारवेल बहुत ही फेमस रूलर थे। और ये जो अभिलेख है, ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये कहाँ ये बोल सकते हैं कहाँ स्थित है? ये उदयगिरी की पहाड़ियों पर, उदयगिरी की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर वो देखने को मिलता है। और ये कलिंग के शासक जो थे, इसके उस समय उड़ीसा का नाम उड़ीसा नहीं था, कलिंग का शासक थे। ये खारवेल जो थे कलिंग के शासक हुआ करते थे। पहले उड़ीसा को कलिंग के नाम से भी जाना जाता था। कलिंग के शासक, कलिंग के शासक बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये उनके उसमें जो भी हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें इनके द्वारा इनकी जीवनी, इनकी जो उपलब्धि है, उपलब्धि ले सकते हैं, उपलब्धियां बोल सकते हैं। इसमें हाथी गुम्फा अभिलेख में इसी चीज का वर्णन है, जो कलिंग के शासक थे खारवेल, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है कि संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक थी अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? ये जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी, ये संस्कृत व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक है। संस्कृत व्याकरण की सबसे पहली और प्रामाणिक पुस्तक बोल सकते हैं, प्रामाणिक पुस्तक है, यही अष्टाध्यायी है, ठीक है, अष्टाध्यायी है। बताना है हमें कि इसके लेखक कौन है। ए पतंजलि, बी यास्क, सी पाणिनि या डी कात्यायन। तो इसमें चारों ऑप्शन में सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसका सही उत्तर जो है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पाणिनि। पाणिनि ने ही अष्टाध्यायी लिखी है, जो संस्कृत व्याकरण की सबसे ही प्रसिद्ध पुस्तक है, सबसे पहली पुस्तक है, ठीक है। और ये सबसे प्राचीन मान सकते हैं, बहुत
प्राचीन है, बहुत पहले लिखी गई है, सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। और ये किताब जो है मौर्य पूर्व काल, मौर्य से पहले के समय के बारे में जानकारी देता है। मौर्य के पहले, मौर्य पूर्व काल की जो उस समय की जो भारत की सामाजिक और भौगोलिक जानकारी हमें देता है। सामाजिक और भौगोलिक भौगोलिक जानकारी हमें देता है। ठीक है, तो याद रखना है कि ये संस्कृत व्याकरण की जो पुस्तक अष्टद है, इसके लेखक है पाणिनि। ये संस्कृत व्याकरण की सबसे पहली और प्रामाणिक पुस्तक है। ये मौर्य पूर्व काल के भारत की सामाजिक और भौगोलिक जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है, तो इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस चीनी यात्री को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार यानी प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है? चीनी यात्री मतलब वही चाइना, है ना, चाइना का एक ट्रेवलर था जिसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। और उसे वो कौन था? हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फाहियान, बी इति सिंह, सी हुएनसांग या डी वांग हेनसे। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हुएनसांग। हुएनसांग को ही प्रिंस ऑफ पिलग्रिम कहा जाता है। और इन्होंने बहुत सारे बौद्ध धर्म स्थल की यात्रा की थी। बौद्ध धर्म स्थल की यात्रा इन्होंने की थी, इन्होंने, और जितने भी बौद्ध धर्म स्थल थे, और बौद्ध ग्रंथ का बहुत ज्यादा ये अध्ययन भी किया था। बौद्ध धर्म ग्रंथ का अध्ययन भी इन्होंने किया था, अध्ययन की थी। ये भारत किए थे और ये भारत में काफी लंबे समय तक भी रहे थे। इसीलिए इन्हें ये उपाधि दी गई, तीर्थयात्रियों का राजकुमार, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स दिया गया था। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के स्थल के बारे में जानकारी काफी अगर है तो हुएनसांग से ये प्राप्त होता है, और ये चीज है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारा ये प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, जातक कथाओं में किसका वर्णन है? जातक कथाओं में किसका वर्णन है? ए शिव के अवतारों का, बी जैन तीर्थंकरों का, सी बुद्ध के पूर्व जन्मों का, या डी मौर्य राजाओं का। इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है कि जातक कथाओं में किनका वर्णन है। इसमें इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुद्ध के पूर्व जन्मों का। बुद्ध पूर्व जन्मों का जितना भी वर्णन है, ये जातक कथाओं में इसका वर्णन है। ये जो जातक कथा है, जातक कथा, ये बौद्ध साहित्य का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? बौद्ध साहित्य का हिस्सा है। बौद्ध साहित्य का हिस्सा है, जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं दी गई, पूर्व जन्मों की कथाएं दी गई है। ये प्राचीन भारतीय समाज का भी इसमें चित्रण मिलता है। प्राचीन भारतीय समाज का भी चित्रण मिलता है। तो जातक कथाओं में अगर पूछेगा कि किसका वर्णन है, तो बुद्ध के पूर्व जन्मों का, है ना, ये बौद्ध साहित्य का हिस्सा है। और गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म यानी इससे पहले भी उनका जो जन्म हुआ था, उन सब चीज का इसमें उल्लेख किया गया। इसमें प्राचीन भारतीय समाज का भी वर्णन किया गया है, तो है ना, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 21, एहोल अभिलेख, एहोल इंस्क्रिप्शंस की रचना रवि कीर्ति ने की थी। ये तो आपको इस प्रश्न में ही एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल गया कि अगर पूछेगा कि एहोल अभिलेख की रचना किसने की थी, रवि कीर्ति ने की थी। और ये किस शासक से संबंधित है? तो ये आपको पूछा है कि किस शासक से संबंधित है। ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय, बी विक्रमादित्य, सी नरसिंह वर्मन, डी राजेंद्र चोल। ठीक है, इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी, और ये पुलकेशिन द्वितीय से जो शासक था उससे संबंधित है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय कौन था? ये चालुक्य शासक था। चालुक्य डायनेस्टी के बारे में अगर पढ़े होंगे उसके बारे में, तो उसी का ये बहुत ही फेमस रूलर था, बहुत ही विख्यात था ये पुलकेशिन द्वितीय। तो इसके बारे में एहोल अभिलेख जो है, एहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एहोल अभिलेख में क्या लिखा गया है ये देखते हैं। इसमें जो है हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच हुए युद्ध की ऐतिहासिक जानकारी हमें मिलती है। तो युद्ध की जानकारी हमें इससे मिलती है। युद्ध की जानकारी हमें मिलती है।
पुलकेशिन कौन था? चालुक्य शासक था। और ऐहोल अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा गया है? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में जो भी युद्ध हुए थे उसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से ही प्राप्त होती है, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी। और रवि कीर्ति उस पुलकेशिन द्वितीय के समय के ये जो एक तरह से राइटर थे या रचयिता थे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी, मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिस्मैटिक्स, सी वंशावली यानी जीनियोलॉजी, या डी पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी। तो सिक्कों के अध्ययन को बहुत ही इजी प्रश्न है, लेकिन आ जाता है एग्जाम में और इसके आने की संभावना भी है। सिक्कों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स, जो कि ऑप्शन बी है, मुद्रा शास्त्र। ठीक है, और इसमें जो सिक्के हैं मतलब उस समय जो चलते थे, तो उसमें जो सिक्के थे मतलब कागजी मुद्रा भी चलती थी। एक सॉरी, कागजी मुद्रा, कागजी मुद्रा, मुद्रा जो थे, पदक वगैरह जो थे, पदक हो गए थे, सिक्के और भी बहुत सारे सिक्के हो गए, सिक्के। तो इसके अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको जानना है। और इसमें जो सिक्के होते थे, इस सिक्के में राजा के नाम अंकित होते थे। राजा के नाम हो गए, उनका समय काल बोल सकते हैं, कुछ टाइम में ये सिक्के गढ़े गए थे, उस समय की आर्थिक स्थिति कैसी थी, इसकी जानकारी हमें मिलती है इस सिक्कों से। ठीक है, इसको ध्यान रखना कि सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, और उस सिक्के में राजा के नाम मेंशन होते थे, काल होते थे, आर्थिक स्थिति मेंशन की गई होती थी। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे पुराना पुराण कौन सा माना जाता है? सबसे पहले ये बताना है कि टोटल पुराण कितने हैं? टोटल पुराण कितने हैं? पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या, टोटल पुराणों की संख्या कितनी है? तो संख्या है टोटल 18। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18। उसमें भी सबसे पुराना पूछा है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों पुराण है। अब आपको बताना है कि सबसे पुराना कौन है। ऑप्शन ए विष्णु पुराण, ऑप्शन बी शिव पुराण, ऑप्शन सी मत्स्य पुराण, या ऑप्शन डी गरुड़ पुराण। इसका सही उत्तर जो है, ये सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है, ऑप्शन सी मत्स्य पुराण, है ना। मत्स्य पुराण के बारे में अगर देखा जाए, ये भारतीय ऐतिहासिक कथाओं में कथाओं का सबसे क्रमबद्ध विवरण पुराण से ही मिलता है। किससे मिलता है? पुराण से ही मिलता है ना। अगर आपको भारतीय ऐतिहासिक जितना भी जो भी कथा हुई थी, अगर आपको क्रमबद्ध पढ़ना है, पूरा सीरियल से पढ़ना है, तो पुराण में वो दिया गया है। इसमें सबसे पुराना मैंने आपको बता दिया कि मत्स्य पुराण है, और सबसे प्रामाणिक भी माना जाता है ये, है ना। इसमें कौन से राजवंश के बारे में जानकारी हमें मिलती है? ये आपको बहुत ध्यान रखना, ध्यान। ये सातवाहन वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। इसको आपको ध्यान रखना है कि टोटल पुराणों की संख्या अगर पूछी जाएगी, 18 बताना है। और सबसे प्रथम पुराण, ये सबसे प्राचीन पुराण है, सबसे पहला पुराण है, तो ऑप्शन सी ये जो है मत्स्य पुराण, ये इसका उत्तर है। और इसमें सातवाहन वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर जो है वो 24 है। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम किस राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी शुंग वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी कुषाण वंश। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या है। कालिदास ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था मालविका अग्निमित्रम, और ये किस राजवंश के बारे में लिखी थी? ये जो है ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी शुंग वंश के बारे में, शुंग वंश के इतिहास के बारे में प्रकाश डालता है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम की अगर बात करें, तो मालविका मित्रम जो है, ये एक इसका जो ये एक नाटक है। क्या है? नाटक है प्लेयर। इस नाटक का जो मतलब बोल सकते हैं नायक कौन था? उसका नाम था अग्निमित्र। क्या नाम था? अग्निमित्र नाम था। इसका नायक का नाम था अग्निमित्र। ये पूरा नाटक का नाम था मालविका अग्निमित्रम। हाँ, और ये कौन था मालविका अग्निमित्रम? इस शुंग वंश के संस्थापक जो था अग्निमित्र जो था,
शुंग वंश का जो संस्थापक इसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग उसका पुत्र था। ये क्या था? पुत्र था। अग्निमित्र जो था पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था अग्निमित्र, है ना। तो इसी के नाम पे ये नाटक था मालविका अग्निमित्रम, जिसके रचयिता कौन थे? कालिदास थे। तो ये शुंग वंश के बारे में हमें, इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर जो है 25, ठीक है। रेहला पुस्तक का लेखक कौन है? ये मैंने पहले ही आपको दूसरे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में बता दिया है। इसका आपको उत्तर ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। अल मसूदी, बी सुलेमान, सी इब्न बतूता, या डी अब्दुल रजाक। इसका सही उत्तर क्या है? इब्न बतूता है। ठीक है, इब्न बतूता है। और इसके बारे में जो ये जो पुस्तक है किस भाषा में लिखी गई है? ये अरबी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है। यह एक यात्रा वृत्तांत पुस्तक है। ये वाला रेहला जो है यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत है, ठीक है, रेहला। और ये इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई। ये 14वीं शताब्दी में, इब्न बतूता तो मैंने आपको बताया कि ये 14वीं शताब्दी में आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। 1300 शायद ये 1333 की बात है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। ठीक है। इसमें भारतीय समाज की सामाजिक जो है बोल सकते हैं, समाज के बारे में लिखा गया है। यहाँ के सांस्कृतिक जीवन के बारे में लिखा गया है। इसको आपको दोबारा मैंने आपको बता दिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, तो ध्यान रखना है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर जो है 26 है। फाहियान किस गुप्त शासक के काल में भारत आया था? फाहियान किस गुप्त शासक के काल में भारत आया था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी कुमार गुप्त, या डी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। तो फाहियान किस गुप्त शासक के काल में? ये तो आपको बताइए कि गुप्त शासक के काल में ही फाहियान आया था। इन किसके टाइम में आया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो उनके समय में फाहियान आया था। ठीक है, और ये कहाँ से आया था? ये चाइना से आया था। चीन जिसको बोलते हैं हिंदी में, चीन से आया था। और ये कौन सी शताब्दी में आती है? 5वीं शताब्दी में भारत आया था। कौन सी शताब्दी में? 5वीं शताब्दी में भारत आया था, है ना। शुरुआत में चंद्रगुप्त मौर्य के उस समय जब आया था तो उसमें राजा कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। यही ऑप्शन डी के बारे में सॉरी, मैंने सोचा कि वो पहला होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, इन्हीं का टाइम में ये भारत आया था। इनका जो इन्होंने जो भी उस समय जो गुप्तकालीन समाज है उनके बारे में अपनी किताब में इन्होंने गुप्तकालीन समाज प्रशासन के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 27, जूनागढ़ अभिलेख जिसे गिरनार भी बोलते हैं, मुख्य रूप से किस शासक से संबंधित है? जूनागढ़ का क्या नाम है? गिरनार भी था पुराना नाम। मुख्य रूप से किस शासक से संबंधित है? आपको बताना। ऑप्शन ए रुद्रदमन, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, या डी स्कंदगुप्त। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रुद्रदामन। रुद्रदामन से जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है। ये कौन थे? एक शक क्षत्रप थे। ये शक क्षत्रप थे। और ये जूनागढ़ अभिलेख जो है किस भाषा में लिखा गया? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। बहुत ही लंबा अभिलेख है, लंबा अभिलेख बोल सकते हैं। हाँ, और इसमें जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार, सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का वर्णन है। जीर्णोद्धार का वर्णन इसी में है। किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जूनागढ़ अभिलेख अगर शासक इस टाइम इस अभिलेख का शासक से संबंध पूछेगा, रुद्रदामन बोलेंगे। ये एक शक क्षत्रप थे रुद्रदामन। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है, बहुत ही लंबा अभिलेख है। इसमें सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का वर्णन किया गया है। अब हम लोग अपने चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। तो हमारा जो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, विदिशा बेशनगर का गरुड़ स्तंभ किसने स्थापित करवाया था? तो विदिशा बेशनगर गरुड़ स्तंभ जो था, विदिशा तो आप जान ही रहे एक जगह का नाम है,
किसने स्थापित करवाया था? ऑप्शन ए मिनेंडर, बी हेलियोडोरस, सी कनिष्क या डी गोंडो फर्निस। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन बी हेलियोडोरस। तो विदिशा का गरुड़ स्तंभ का स्थापन किसने करवाया था? तो हेलियोडोरस ने करवाया था। ये तक्षशिला के यवन राजदूत थे। तक्षशिला के यवन राजदूत तक्षशिला के यवन राजदूत से ये हेलियोडोरस ने बेसनगर में गरुड़ स्तंभ ये स्थापित करवाया था, जो प्राचीन भारत में भागवत, इसको वैष्णव धर्म के भी नाम से तो जानते हैं हम लोग, वैष्णव धर्म की लोकप्रियता का पुरातात्विक साक्ष्य है। तो इसमें वैष्णव धर्म से संबंधित ये संबंध है। गरुड़ स्तंभ की स्थापना हेलियोडोरस ने कराया था, विदिशा के गरुड़ स्तंभ। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब 2 ही प्रश्न बचे हैं, तो उसको आप लोग ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 29, पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं की आयु निर्धारित करने के लिए किस वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है? पुरातात्विक उत्खनन का मतलब जो भी हम लोग खुदाई करके जो प्राप्त करते हैं, मतलब बहुत जो पुराने अवशेष हैं जो आज से हजारों साल पहले जमीन में गड़ गए थे, दब गए थे, तो अगर हम लोग खुदाई करके उसको प्राप्त करते, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, तो वो भी खुदाई करके ही पता चला है कि वहाँ पे एक बहुत ही एक पूरा नगर बसा हुआ था। उससे पहले हमें नहीं पता था कि इस तरह के कोई नगर हमारे बीच विद्यमान है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि पुरातात्विक उत्खनन से जो भी वस्तुएं हमें प्राप्त होती है, हड्डी हो गया, उस समय के बर्तन वगैरह हो गए, कुछ सिक्के वगैरह बोल सकते हैं, कुछ भी, है ना, गहने वगैरह, तो जो भी उसकी उसकी जो आयु निर्धारित करने की जो तरीका है, जो वैज्ञानिक विधि है कि कैसे हम लोग जानेंगे कि ये कितना वर्ष पुराना है, तो कौन सी तकनीक है? तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए यूरेनियम डेटिंग, ऑप्शन बी कार्बन 14 डेटिंग, ऑप्शन सी पोटेशियम आर्गन डेटिंग, या ऑप्शन डी ट्री रिंग डेटिंग, जिसे डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी कहते हैं इंग्लिश में। तो कि कौन से वैज्ञानिक विधि का उपयोग करके हम लोग पता लगाते हैं कि ये वस्तु कितनी इसकी आयु है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कार्बन 14 डेटिंग। ठीक है, कार्बन 14 डेटिंग का जो उपयोग है, इसका जो उपयोग के बारे में बात करेंगे तो क्या क्या पता लगाते हैं हम लोग? जीवाश्म के बारे में, है ना, फॉसिल्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में, फॉसिल्स, जीवाश्म के बारे में, हड्डियों, जैसे पुराने जो जानवर थे, है ना, हड्डियां के कितने वर्ष पहले ही इनकी मृत्यु हुई, लकड़ियों के बारे में, ये लकड़ी कितनी पुरानी है, और भी बहुत सारे अनेक अन्य जैविक पुरातात्विक अवशेष, जैविक पुरातात्विक अवशेष के बारे में, उनकी आयु के बारे में पता चलता है। अवशेष का उसका समय काल कितना है, कितना पुराना है, ये जानकारी हमें कार्बन 14 डेटिंग वैज्ञानिक विधि से ही प्राप्त होती है। इसको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये हमारा सबसे आखिरी प्रश्न है, और ये आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कलहन, ऑप्शन बी जयानक, ऑप्शन बी चंद्र बरदाई, और ऑप्शन डी सोमदेव। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई कौन था पहले जान लेते हैं। इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है, पृथ्वीराज रासो। हम लोग एक समझते क्या करके, चंद्र बरदाई जो कौन थे? ये एक शासक थे जिनका नाम था पृथ्वीराज चौहान। बहुत ही आप लोग ने सभी ने इनका नाम सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो इन्हीं के ये दरबारी कवि थे। ये क्या थे? ये दरबारी कवि थे, इन्हीं के दरबारी कवि थे। कौन? चंद्र बरदाई। इन्होंने ये पृथ्वीराज रासो की रचना की है। और इन्होंने इस पुस्तक में क्या लिखा है? इन्होंने पुस्तक में जो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान, कि इनके जीवन के बारे में, इनके द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में, खासकर हम लोग बात करें तो कौन से मुख्यतः इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे? तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध, 2 युद्ध हुआ था तराइन का। एक हुआ था 1191 में और एक हुआ था 1192 में। 1191 में जो युद्ध हुआ था, जिसमें इन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था, मोहम्मद गौरी को हराया था। और दूसरे युद्ध जो 1192 में हुआ, वो भी तराइन का युद्ध कहा जाता है। इसमें मोहम्मद गौरी ने इनको हरा दिया था। मोहम्मद गौरी उसमें विनर बना हुआ, वो इन्होंने युद्ध जीत लिया था।
और पृथ्वीराज रासो को हरा दिया था। तो ठीक है, 1192 की अगर बात करें तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच लड़ा गया था, गौरी के बीच, और इसमें गौरी की पराजय हुई थी। लेकिन द्वितीय अगले ही साल 1192 ईस्वी में जो युद्ध हुआ उसमें गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ये चीज एक्स्ट्रा फैक्ट्स है, लेकिन इसमें जो जो महत्वपूर्ण है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, इसका सही उत्तर है चंद्रबरदाई। तो आप लोगों ने देखा ये 30 के 30 प्रश्न काफी महत्वपूर्ण थे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको बहुत ही मदद करेंगे। जो आने वाले एग्जाम है जिसकी संभावित तिथि अगस्त में है, तो आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए, हमारे सारे एमसीक्यू को ध्यान से पढ़िए। मैं इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और मैं ये जैसे ही अपलोड करूंगा तो आप वहाँ मेरे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से आप देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लिएगा जीके गुरु क्लासेस के नाम से, ठीक है। तो इसी तरह मैं आगे के जो टॉपिक है उसको भी लाता रहूंगा, तो आप लोग एक एक करके देखते जाइए और पढ़ते जाइए। बस इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।